हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की माइलस्टोन की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी का पार्ट 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस गो टू द वीडियो। ओके गाइस, तो इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर को यहाँ तक कवर किया था और आज हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। All live in the same country irrespective of differences and the country has same set of governing rules and laws for all। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से एक अमीर जो व्यक्ति होता है उसको सारे वो अधिकारों का फ़ायदा उठा पाता है और जो गरीब लोग होते हैं वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो इसी तरह से ऑल लिव इन द सेम कंट्री, सेम कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं और क्या उनके अंदर मतभेद पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेस उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी के लिए क्या है, जो गवर्निंग जो रूल्स हैं वो क्या है, सेम है। जो कानून बनाए गए हैं वो सभी के लिए सेम है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी मीन्स इक्वल राइट्स टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल और सोशल डिफरेंसेस। हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि सबके लिए क्या होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल और सोशल डिफरेंसेस। यहाँ हाँ ये है कि उनके अंदर कोई भी वित्तीय रूप से और सामाजिक रूप से उनके अंदर क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, मतभेद पाए जा सकते हैं, इसके बावजूद भी क्या सबके लिए जो राइट्स हैं वो इक्वल होते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी gives the right to the average citizen of India who is of or above 18 years of age to cast his or her vote for the elections as per the universal adult franchise। हमारा जो इंडिया जो देश है उसके अंदर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक देश के अंदर जो कि 18 का हो चुका है या फिर 18 की उम्र से ऊपर का है, वो क्या कर सकता है, इलेक्शन के अंदर उसको वोट देने का अधिकार है। और ये किसके अनुसार ये चीज़ है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार क्या है कि इंडिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जो या तो 18 साल का हो चुका है या फिर वो 18 साल से ऊपर है, वो चाहे गरीब हो, कोई अमीर हो, चाहे वो औरत है या फिर वो आदमी है, लेकिन वो वोट दे सकता है। द idea behind this practice is that every adult in a country irrespective of their wealth and community is equal। अब यहाँ पे इस प्रथा के पीछे, इस प्रैक्टिस के पीछे जो आइडिया छिपा हुआ है वो क्या कहता है कि जो भी अडल्ट है देश के अंदर, अडल्ट मीन वयस्क जो कि 18 या 18 से ऊपर की उम्र का है, उसके लिए हम अडल्ट का यूज करते हैं। तो देश के अंदर जितने भी अडल्ट हैं, प्रत्येक अडल्ट को चाहे वो वेल्थ और कम्युनिटी में क्या हो, चाहे वो डिफरेंसेस पाया जाता हो उसके धन के मामले में, कोई व्यक्ति मान लीजिए गरीब है, अमीर है, हो सकता है वो किस कम्युनिटी का है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए जो राइट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। दिस मैसेज इज गिवन क्लियरली ड्यूरिंग इलेक्शन एज ऑल स्टैंड इन द सेम क्यू इन कास्ट वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी, डिसेबिलिटी और सोशल स्टेटस। अब इस चीज को क्लियरली हम कब देख सकते हैं, ये जो मैसेज जो दिया जा रहा है इक्विलिटी का, इसको हम कब देख पाते हैं, इलेक्शन के दौरान। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के दौरान जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें सबको सेम क्यू में खड़ा होना होता है, चाहे हमारी कम्युनिटी कोई भी हो, चाहे हम कोई विकलांग व्यक्ति हो, या फिर हम सोशल हमारा स्टेटस क्या है, ये चीज़ भी कोई मायने नहीं रखती। हमें सेम क्यू में जाके, हमें सेम लाइन में जाके वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है वोट देने के लिए। हाउएवर इन रियल लाइफ सीनरीज वी जनरली नोटिस इनइक्वलिटी एट एवरी स्टेप। लेकिन हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन रियल लाइफ में क्या है, जो रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, हमें असमानता देखने को मिलती है हर कदम पर। एज सीन इन द केस ऑफ रतन कुमार एंड रतन सिंह। चैप्टर के अंदर हमने रतन कुमार और रतन सिंह, दो दोस्तों के बारे में पढ़ा था
जिसके केस में हमने इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया था। द एटीट्यूड टुवर्ड्स द हाउसमेट्स, द एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पेशली एबल्ड पीपल इन स्कूल्स और ऑफिसेज एंड सो ऑन। बहुत सारे हमें जो है देखने को मिलता है कि किस तरह का एटीट्यूड होता है लोगों का, जो हाउसमेट्स होती हैं, जो नौकर वगैरह होती हैं, नौकरानियां होती हैं, या फिर जो स्पेशली एबल्ड जो पर्सन होते हैं, उनके लिए लोगों का जो नज़रिया होता है वो क्या होता है। इस तरह से ये चीज़ें हमें हर जगह देखने को मिलती है। हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम हमारे आसपास इस असमानता को देख सकते हैं। Such differences make us rethink if it is really the equality as per our constitution. अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हमने देखी, ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इक्वलिटी की परिभाषा दी गई है, क्या वो सच में हमारे देश में लागू है? टू इंश्योर इक्वलिटी अमंग पीपल देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑल काइंड्स बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। अब यहाँ पे समानता को पक्का करने के लिए लोगों के बीच समानता को पक्का करने के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी सिटीजन हैं हमारे लोग के अंदर, उनको क्या करना होगा? डाइवर्सिटी को, मतलब विभिन्नता को देश के अंदर क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा कि देश के अंदर विभिन्नता है, हमारे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे रहते हैं, डिसेबल पर्सन भी यहाँ पे हैं, मीन्स विकलांग व्यक्ति भी हैं, और आप लगा लीजिए कि अमीर और गरीब भी हैं, लेकिन सभी नागरिकों को इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि विभिन्नता के बावजूद हमारे देश में क्या होनी चाहिए? इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी के बारे में। जो इक्वलिटी जो है और जो डेमोक्रेसी है, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अगर कहीं पर डेमोक्रेसी है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वहां पे समानता हमें देखने को मिलती है। In a democratic government, people themselves elect their leaders to govern their nation. अब यहाँ पे अगर कोई भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए कोई लोकतांत्रिक सरकार है, तो इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो ही अपने लीडर को क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। क्या करने के लिए? उनके देश को, उनके नेशन को गवर्न करने के लिए, उनके देश के ऊपर शासन करने के लिए जो लोग हैं वो ही अपना जो है नेता चुनेंगे। दिस इलेक्शन इज कंडक्टेड एट ऑल लेवल इन अ कंट्री। और देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर ये जो इलेक्शन है ये हर स्तर पर करवाए जाते हैं, इंक्लूडिंग पीपल ऑफ ऑल कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स। और इसके अंदर सभी लोगों को शामिल किया जाता है, चाहे उनकी कास्ट कुछ भी हो, उनका रिलीजन कुछ भी हो, उनकी बैकग्राउंड है वो भी चाहे कोई भी हो, उनकी कल्चर चाहे कोई भी हो, लेकिन हर लेवल पे क्या है? सभी लोगों को शामिल किया जाता है और हर लेवल के यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। The resultant government is thus accepted to work towards building a nation on the pillars of equality. और यहाँ पे जो सरकार आएगी या फिर जो सरकार लोग चुनेंगे, उससे लोग क्या अपेक्षा करते हैं? लोग यही सोचते हैं ये जो सरकार है ये इक्वलिटी पे क्या करेगी? इक्वलिटी के जो खंबे हैं या फिर इक्वलिटी के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर देश का, राष्ट्र का क्या करेगी? निर्माण करेगी। It is not only in India but also in many democratic countries around the world. The issue of equality had been the key issue around which communities struggled. Let us learn about democracies around the world. अब अगर हम पूरे संसार की बात करें तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे अगर संसार के अंदर हम देखें तो क्या है? ये जो इक्वलिटी जो है क्या है? एक इश्यू बन चुका है। जो पूरे विश्व के अंदर जो हैं देश हैं वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इश्यू है कि देश के अंदर, विश्व के अंदर, सभी देशों के अंदर क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। तो इस डेमोक्रेसी के जो कि संसार के अंदर जो डेमोक्रेसीज हैं, अब तक जो डेमोक्रेसीज आई हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंशियंट ग्रीस के बारे में। जो ग्रीस जो देश है, तो प्राचीन समय में उसकी क्या स्थिति थी डेमोक्रेसी के मामले में, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। द concept of democracy originated in its basic form in Greece in 7th century BC. अब डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका अगर मूल की अगर हम बात करें, जहाँ से ये उत्पन्न हुआ था, इसका जो मूल है वो कहाँ पे है? ग्रीस के अंदर। और कब ये हुआ था? 7th century BC में। डिसीजंस इन द स्टेट्स ऑफ ग्रीस वर टेकन बाय पब्लिक ओपिनियन। अब यहाँ पे क्या था ग्रीस के अंदर कि जो डिसीजन जो है, जो निर्णय लिए जाते थे वो कहाँ पे? जो ग्रीस के जो राज्य थे, जो स्टेट्स थे, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन पे क्या डिसीजंस लिए जाते थे?
पीपल यूज टू गैदर एंड डिस्कस अबाउट इश्यूज, लोग इकट्ठा होते थे और इश्यूज के बारे में डिस्कस करते थे, एंड मैटर्स एंड डिसाइड ऑन इट, और इसके बारे में जो है डिसाइड करते थे कि क्या करना है। वुमेन एंड स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन ग्रीस में क्या था उस टाइम, प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं, कब, 7th सेंचुरी बीसी की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम क्या था कि जो वुमेन थी, जो औरतें थी और जो दास थे, उनको कोई भी डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया होती थी उनकी, उसके अंदर उनको पार्टिसिपेशन की के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। मतलब औरतें और जो दास थे वो इसके अंदर भाग नहीं लेते थे, एक तरह से उनको कोई अधिकार ही नहीं था इसके अंदर भाग लेने का। ऊपर हमने एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है, अ सिस्टम, ये एक तरह की प्रणाली होती है दैट इनेबल्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री अबव द एज ऑफ 18 टू कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी देश का नागरिक जो कि 18 या 18 की उम्र से ज़्यादा हो चुका है, उसको सरकार के लिए, अपनी सरकार चुनने का, वोट देने का क्या होता है, अधिकार होता है। ओके गाइज, इससे पहले हमने एंशियंट ग्रीस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंग्लैंड के बारे में कि इंग्लैंड के क्या रुख था डेमोक्रेसी के ऊपर इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड वाज अ नेशन दैट वाज ऑलवेज रूल्ड बाय किंग्स एंड क्वींस। अब जो इंग्लैंड है वो एक ऐसा राष्ट्र था जिसके ऊपर कौन रूल करते थे, कौन शासन करते थे, राजा और रानियां। There came a time in the 16th century when the power of decision making was passed on an elected group of leaders chosen by the people, called the parliament. अब एक ऐसा समय आया, कब, 16वीं शताब्दी के अंदर, कि क्या हुआ था कि जो डिसीजन मेकिंग था, पहले राजाओं के पास था, रानियों के पास था, वो पास होके कहाँ पे चला गया, एक इलेक्टेड ग्रुप होता था। इलेक्टेड ग्रुप मीन्स लोग किसी लोगों के समूह का चुनाव करते थे। पहले क्या करते थे, लोग तो एक समूह का चुनाव करते थे जिसके अंदर कुछ एक व्यक्तियों का ग्रुप होता था। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ लीडर्स चूजन बाय द पीपल, अब लोगों के द्वारा जो है ग्रुप ऑफ लीडर्स चूज किए जाते थे, उसको क्या बोलते थे, पार्लियामेंट बोला जाता था, मतलब संसद यहाँ पे थी। Gradually, more power was given to the parliament, as a result of which people had more power than before. धीरे धीरे क्या हुआ, जो पावर थी वो किसके पास आती गई, पार्लियामेंट के पास आती गई, और जो पावर जो थी ज़्यादा किसके पास आ गई, पार्लियामेंट के पास आ गई, पहले की बजाय। मतलब धीरे धीरे, पहले क्या था कि पार्लियामेंट के पास थोड़ी पावर होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो पावर थी वो किसके हाथों में आती चली गई, पार्लियामेंट के हाथों में। और पार्लियामेंट हमें पता है एक लोगों का समूह होता था जो कि देश के लोगों के द्वारा चूज किए जाते थे। इन द बिगिनिंग द राइट टू कास्ट वोट वॉज नॉट गिवन टू ऑल। शुरू में क्या था, जब आरंभ इसका हुआ था तो क्या था कि जो वोट देने का जो अधिकार था वो सभी के पास नहीं था। ओनली द पीपल हु ओन्ड लैंड कुड वोट। सिर्फ वे ही लोग वोट दे सकते थे जो कि किसी धरती के मालिक हैं। बट ग्रेजुअली अदर पीपल अलोंग विद वुमेन एंड इंक्लूडेड टू कास्ट वोट टू इलेक्ट अ गवर्नमेंट। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ, ये जो वोट देने का जो अधिकार था वो औरतों को भी मिल गया, और जो है देश के अंदर सभी लोग बाद में जो है वोट देने लग गए। अभी हम बात करेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट्स थे उसके अंदर जो डेमोक्रेसी का क्या क्या स्थिति थी। मैनी ईयर्स बैक, अगर बहुत पीछे की हम बात करें, बहुत साल पहले क्या था, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज रूल्ड और बाय द ब्रिटिश किंग्स एंड क्वींस। तो अमेरिका भी जो है ब्रिटिश राजा और रानियों के द्वारा रूल किया जाता था, शासन किया जाता था। द पीपल हैड नो से और रोल इन द गवर्नमेंट। लोगों का गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जो है रोल नहीं होता था, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती थी। इन द ईयर 1783 विद द कंक्लूजन ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1783 में क्या हुआ था, कोई अमेरिकन वॉर हुआ था, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिश किंग्स एंड क्वींस। जो अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट थे वो स्वतंत्र हो गए थे ब्रिटिश राजाओं और रानियों के शासन से। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द यूएसए। और यूएसए के द्वारा संसार का, विश्व का सबसे पहला क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, अडोप्ट किया गया, लिखित संविधान बनाया गया सबसे पहले कहाँ पे, यूएसए के अंदर। इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और एक ये लोकतांत्रिक देश बन गया। द African Americans who were brought as slaves from the Africa before 1783 continued to be unequal, and this led to a movement for equality in 1950s before this. अब यहाँ पे अगर बात करें हम 1783 की, तो क्या था कि अमेरिका के अंदर अफ्रीका देश से जो गुलाम के रूप में लोग लाए जाते थे,
उनका 1783 से पहले क्या था, उनके साथ अनइक्वल व्यवहार किया जाता था, मतलब उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक आंदोलन छिड़ गया, किसके लिए, इक्विलिटी के लिए। कब, 1950 में। African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. अब यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन हम किनको बोल रहे हैं, अफ्रीका के वो लोग जो दासों के रूप में अमेरिका में लाए गए थे। तो हम समझ गए कि अफ्रीकन और अमेरिकन लोग कौन हैं। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, उनको उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, उनको कैसे ट्रीट किया जाता था, उनके साथ अनइक्वली उनको ट्रीट किया जाता था, असमानता का व्यवहार उनके साथ किया जाता था। किसके थ्रू, अब कानून के जो कानून था वो भी जो है इनके पक्ष में नहीं था, वो भी इनके विपक्ष में ही था। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination based on race, religion और national origin। लेकिन क्या हुआ था, 1964 में एक जो है सिविल राइट एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार क्या किया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया किसको, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो एक तरह से मतभेद होता था या फिर असमानता होती थी अफ्रीकन लोगों के साथ, उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि लोगों की रेस के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर और नेशनल ओरिजिन के ऊपर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे नेशनल ओरिजिन का मतलब है, मान लीजिए हम जिस राष्ट्र से पैदा हुए हैं लेकिन बाद में जैसे अफ्रीकन जो लोग थे अफ्रीका से लाए गए थे, तो वे उनका जो नेशनल जो ओरिजिन था वो क्या था, अफ्रीका था, लेकिन बाद में वो अमेरिकन हो गए थे। तो इस तरह से इनके साथ इस टाइप का कोई भी व्यवहार या फिर भेदभाव नहीं किया जाएगा। It also stated that all schools would open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set for them। और इसके अनुसार एक चीज़ और क्या कर दी गई कि अफ्रीकन जो अमेरिकन जो लोग हैं उनको अलग स्कूल में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही स्कूल में जाएंगे जिसमें और जो अमेरिका के जो लोग हैं जिसमें वो जाएंगे उसमें भी ये लोग जा पाएंगे। डिस्पाइट दिस अ मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी फाइनेंशियली अनइक्वल इन द कंट्री। लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी ये जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे इनके साथ जो है फाइनेंशियली अनइक्वल असमानता का व्यवहार किया जाता था।